सचिन आज तो जल्दी आ गया, क्या बात है? आज जल्दी कैसे आ गया? देखो अपन देख रहे थे साबुनों, ठीक है। साबुन में अपन ने देखा था जो आपके दीर्घ श्रृंखला वाले पॉमेटिक और स्टेरिक अम्ल होते हैं, उनसे मिलके क्या बनता है आपका साबुन का निर्माण होता है। दीर्घ श्रृंखला वाले मतलब जिनमें कार्बन आपके 12 से लेके 18 तक हो, उसके स्टेरिक और पॉमेटिक अम्ल मिलके क्या बनाते हैं आपके साबुन का निर्माण करते हैं। साबुन क्या करता है, कठोर जल में झाग नहीं देता है, मृदु जल में कार्य करता है। तो अपन ने लास्ट में देखा था कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में कार्य नहीं करते। तो इस समस्या के समाधान के लिए अपन ने क्या किया था, एक नया खोज की है जिसे क्या बोलते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक दिख रहा है क्या सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। बोर्ड दिख रहा है बेटा? दिख रहा है, उसकी जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा। आज से तो क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है? ठीक है। तो देखो अपन देखते हैं अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर वाला क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए, या 2 नंबर का क्वेश्चन देगा तो कम से कम 3-4 अंतर लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अपमार्जक क्या होता है। यह है कठोर व मृदु जल दोनों में, मतलब खारा पानी होगा उसमें भी सफाई का काम करेगा, मीठा पानी होगा उसमें भी सफाई का काम करता। तो यह है कठोर व मृदु, दोनों जल में सफाई का काम करता है। सफाई का कार्य करेगा। इससे पहले अपन ने साबुन में देखा था, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है। कठोर जल में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि होती है, इसकी वजह से साबुन झाग नहीं देता। ठीक है। अब अपमार्जक दोनों में काम कर रहा है, पर अपमार्जक होता क्या है, सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम एल्किल सल्फेट ये होता है आपका अपमार्जक, और इसका सूत्र होता है RO। देखो इसका सूत्र कई बार पूछा जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है, SO3Na। ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम तो ये रहा आपका Na, एल्किल ग्रुप क्या होता है आपका R, और सल्फेट क्या है, कौन सा आपका SO3। तो सोडियम एल्किल सल्फेट क्या होता है आपका अपमार्जक। सोडियम एल्किल सल्फेट क्या आपका अपमार्जक होता है। इसके अलावा सोडियम बेंजील सल्फेट भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, बेंजील ग्रुप जोड़ देंगे, RC6H5। देखो ये क्या है, बेंजीन ग्रुप है। बेंजीन क्या होती है, C6H6। ये बेंजीन का सूत्र होता है। आप जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे वहां ये काम आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि सोडियम एल्किल सल्फेट भी क्या आपका अपमार्जक है। दूसरा है आपका सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट। जैसे अपन ने देखा था सोडियम और पोटेशियम दोनों लवण क्या थे आपके, साबुन थे, वैसे ही सोडियम एल्किल सल्फेट भी अपमार्जक है। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट भी क्या आपका अपमार्जक है। इसका सूत्र देख लो, सोडियम
एल्किल बेंजीन सल्फेट, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। तो अपमार्जक वो होता है जो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट हो सकता है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट या सोडियम एल्किल सल्फेट दोनों। अब ये कठोर जल में काम क्यों करता है, तो जो सल्फेट ग्रुप है, समझना इसको, जो सल्फेट ग्रुप है वो क्या करता है, आसानी से घुल जाता है किसी के साथ। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो गंदगी होती है वो जल में घुलनशील नहीं होती है, जो भी गंदगी होती है वो जल में घुलनशील नहीं होती है। चिकनाई हो, जैसे तेल की हो, कोई ग्रीस की हो, जो भी गंदगी होगी वो पानी में नहीं घुलेगी। साबुन अगर पानी में घुलती तो साबुन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको, ठीक है, तो वो पानी में नहीं घुलती है। तो जो आपका जहाँ पे आपका साबुन काम कर रहा है, ठीक है, और साबुन के बाद भी अगर गंदगी बच जाती है तो जो सल्फेट ग्रुप है वो कठोर जल हो, मृदु जल हो, सब में उस गंदगी के साथ घुल जाएगा। अभी एक अपन अणु पढ़ेंगे मिशेल अणु, कि जो गंदगी है अपन उस पर साबुन लगाए, वो उसमें साबुन से बाहर गंदगी, कपड़े से बाहर गंदगी किस विधि से निकल रही है, किस तरीके से निकल रही है, रियल में क्या होता है वो अपन देखेंगे अभी। तो पहले आप देख लो, जो सल्फेट ग्रुप है वो क्या करेगा, गंदगी के साथ घुल जाएगा, चाहे कठोर पानी हो चाहे मृदु पानी हो, और उसको कपड़े को क्या कर देगा, आपका साफ कर देगा। तो ये था आपका अपमार्जक। अब क्वेश्चन बनता है साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखो। क्वेश्चन बनता है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कई बार 1 नंबर का बनता है। 1 नंबर का बन रहा है तो आप 2 अंतर लिख देना, साबुन और अपमार्जक। अच्छे से समझ लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है। साबुन है, इधर क्या आपके अपमार्जक। अब देखो अंतर वाला क्वेश्चन ऐसे बनता है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। तो सबसे पहला, साबुन क्या होगा, मृदु जल में झाग देता, मतलब जो मीठा पानी होगा मृदु जल में झाग देता है, और ये मृदु में और कठोर दोनों में देगा। तो क्या लिख देंगे अपन, कठोर व मृदु, कठोर व मृदु दोनों में झाग देता है। देखो जो क्वेश्चन अगर आप ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे, बीच में ऐसे लाइन खींच के लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि ये पॉइंटेड हो गया, ठीक है। ये मृदु जल में जो मीठा पानी होता है उसी में झाग देता है, या ये कह सकते हो उसी में कार्य कर सकता है। इस पॉइंट को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये दोनों में काम करता है, चाहे मृदु जल हो चाहे कठोर जल हो। दूसरा, जो साबुन होता है उसका जो झाग होता है, या फिर उसको अपन कपड़े से सफाई करने के बाद जो वेस्ट बचता है वो क्या करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता, मतलब नष्ट हो जाता वो बैक्टीरिया के द्वारा या किसी फंगस के द्वारा। जो भी साबुन का वेस्ट बचा है कपड़े धोने के बाद, तो झाग बचता है, जैसे आप कई बार धोते हो, अगर ऐसे खुले में धो रहे हो या फिर नाली का पानी कहीं बाहर जा रहा है तो वो थोड़े मतलब 2 दिन 1 दिन बाद क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है प्रदूषण नहीं फैलाता है, साबुन से प्रदूषण नहीं फैलता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। प्रदूषण से मतलब जैसे आपने क्या किया, साबुन से कपड़े धोए, कहाँ, नदी के पास जाके, तालाब के पास जाके। अगर वो प्रदूषित होता तो नदी तालाब में प्रदूषण फैलाता, जो जलीय जीव होते वो मर जाते, ठीक है, उनके शरीर में चला जाता या वहाँ की ऑक्सीजन को कम कर देता। पर ये काम साबुन नहीं करता, साबुन का ये फायदा है। जबकि जो अपमार्जक होते हैं, जो जिसको आप सर्फ बोलते हो, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, वो नष्ट नहीं होते और क्या करते हैं, आपके प्रदूषण फैलाते। तो ये प्रदूषण कारक है, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रदूषण फैलाते। ये अंतर है बेटा, इसको दोबारा से समझ लो। साबुन का जो भी वेस्ट बचता है वह कुछ टाइम बाद नष्ट हो जाता है जीवाणुओं के द्वारा या अपमार्जक के द्वारा। अपमार्जक ये वाला नहीं है, जैविक अपमार्जक कवक हो जाएगा आपके, जिसको इसके अलावा आपके बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको नष्ट कर देंगे, पर इसको नष्ट नहीं कर पाते। ये धुलाई अच्छे से कर रहा है पर इसका नुकसान भी है। एक पॉइंट और बना सकते हो, साबुन का जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है। अभी मैंने बोला था कि साबुन का जो भी वेस्ट बचा है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो
जाएगा। साबुन का जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है। मतलब आपने धुलाई की, जो भी वेस्ट बचा उसको क्या करेंगे, जीवाणु या बैक्टीरिया क्या कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। पर ये बात अपमार्जक पे लागू नहीं होती। तो अपन यहां बना सकते हैं जीवाणु अपमार्जक पे कार्य नहीं करते। कार्य नहीं करते या अपघटित नहीं करते। तो अपमार्जक का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। धुलाई अच्छे से कर रहा है, हर तरह की गंदगी साफ कर रहा है, पर साथ साथ में क्या कर रहा है, आपका प्रदूषण भी फैला रहा। तो ये था आपका अपमार्जक। अब अपन देखते हैं, जैसे आप कपड़े धो रहे हो तो कपड़े धोने में जो गंदगी है उसके साथ साबुन या अपमार्जक कैसे मिलके क्रिया करते हैं, जिससे आपकी गंदगी तो बाहर हो जाती है और जो कपड़ा होता है बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाता है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो देखो, जो धुलाई होती है वो कैसे होती है, उसमें कौन से अणु का निर्माण होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, जल के साथ कौन सा भाग कार्य करेगा। तो अपन देखते हैं मिशेल निर्माण। मिशेल निर्माण, इसको अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल इजी है, पर बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, आपके कंफ्यूज होते हैं। देखो, साबुन और अपमार्जक, साबुन व अपमार्जक धुलाई में मिशेल का निर्माण करते हैं। मिशेल अणु लिखो, मिशेल अणु का निर्माण करते हैं। अब इसको समझो, मिशेल, सबसे पहले देखते हैं अपन मिशेल की संरचना। बिल्कुल सिंपल सी संरचना, बिल्कुल सिंपल सा चित्र है। चित्र बिल्कुल इजी सा है, एक बार भी बच्चा देख लेगा, बना लेगा। पर वो जो समझाना है कि पूछ क्या रहा है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मिशेल को समझाइए, आप चित्र बना के आ जाओगे तो 3 नंबर नहीं आएंगे, 1 नंबर ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपने उसकी थ्योरी नहीं लिखी है, वो पूछ क्या रहा है, समझाना नहीं लिखा। तो देखो, मिशेल की संरचना ऐसी होती है, बिल्कुल सिंपल सी संरचना है, हर कोई बच्चा बना लेगा। पिछली बार सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करते थे, पर गलती कहाँ करते थे, जब उसकी थ्योरी पूछते थे कि मिशेल को समझाइए, तो समझाता कोई नहीं था, चित्र सब बना के आते थे। बिल्कुल इजी सा है, जरूरी नहीं है गिन के बनाओ, आप कम भी बना सकते हो। गिनने से कोई मतलब नहीं है, एक तरीका, बस तरीका पता होना चाहिए कि मिशेल बन रहा है कैसे। ये मिशेल का अणु है, ये क्या है आपका मिशेल का अणु है। अब देखो, मिशेल के अणु में 2 भाग होते हैं। ये वाला भाग होता है जल स्नेही, ये वाला भाग क्या होता है, जल स्नेही, ये वाला। और ये वाला भाग क्या होता है, जल विरोधी। ये वाला भाग क्या होगा आपका, जल विरोधी। दोबारा से देखो, मिशेल का मतलब वो वाला अणु जो गंदगी के साथ क्रिया करता है। अपमार्जक या साबुन का वो अणु जो गंदगी के साथ मिलके एक नए अणु का निर्माण कर लेता है, या ये कह सकते हैं साबुन व अपमार्जक गंदगी के साथ मिलके, चिकनाई के साथ मिलके, धूल के साथ मिलके, डस्ट के साथ मिलके, ग्रीस के दाग है उनके साथ मिलके जिस अणु का निर्माण करते हैं, जिससे आपकी गंदगी रिमूव हो जाए, वो अणु क्या कहलाता है आपका, मिशेल कहलाता है। मिशेल के 2 भाग होते हैं, जल स्नेही और जल विरोधी। एक भाग होगा जल स्नेही और दूसरा होगा जल विरोधी। इतना सा ध्यान रखो। अब अपन आगे देखते हैं कि जल स्नेही भाग में क्या होगा, जल विरोधी भाग में क्या होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन इजी सा है, थोड़ा सा समझ लोगे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो जो मिशेल होता है उसमें मैंने दो भाग बताए, एक जल स्नेही और दूसरा जल विरोधी। ठीक है, अब एक सिरे में तो ये होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग। ठीक है, ये क्या है आपका जल स्नेही, मतलब जल के साथ घुल जाएगा। ऋणात्मक भाग होगा जो जल स्नेही भाग होगा, मतलब जल के साथ घुल मिल जाएगा। दूसरा भाग क्या होगा, हाइड्रोकार्बन भाग। देखो अभी अपन ने जो देखा था अपमार्जक और आपका साबुन, उसमें एक ग्रुप था आर समूह देखा था, आर समूह आया था उसमें एल्किल समूह। तो हाइड्रोकार्बन को क्या आर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इधर कौन सा सिरा होगा आपके, हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग। मिशेल में दो भाग थे, एक जल स्नेही था और दूसरा जल विरोधी। ये जल स्नेही है और ये भाग कैसा हो गया आपका, जल विरोधी। एक जल स्नेही हो गया और दूसरा कैसा हो गया आपका, जल विरोधी। अब होगा क्या, जो जल स्नेही भाग है वो जल के साथ घुल जाएगा, ठीक है, और जो जल विरोधी है वो किसके साथ मिलेगा, चिकनाई के साथ। जो जल विरोधी भाग है वो चिकनाई के साथ मिल जाएगा, जो जल स्नेही भाग है वो जल के साथ। तो ये चिकनाई के साथ घुल मिल के क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, या उसमें मिल गया। फिर ये जो विरोधी भाग है जैसे ही उसमें पानी डालेंगे तो वो गंदगी बाहर आ जाएगी। वो गंदगी बाहर कैसे आती है उसको अपन समझते हैं, इन दोनों का ध्यान रखना आप। अब देखो ये है आपके गंदगी, ये आपका कपड़ा है, ठीक है, और इस पे ये चिकनाई का दाग है, ये आपके चिकनाई का दाग लगा हुआ है। आपने क्या किया, आज खाना खा रहे थे आप, और खाना खाते खाते क्या है, सब्जियां गिर गई कपड़े पे, ठीक है, उसमें ऑयल भी होता है, मसाले भी होते हैं और चिकनाई लग रही। अब आप उसकी धुलाई करोगे, उसकी क्या करोगे, धुलाई। तो जो साबुन और डिटर्जेंट है वो कैसे काम करेंगे अपन देखते हैं। ये चिकनाई है, अब इसमें क्या होगा, दो सिरे थे, एक जल विरोधी था और दूसरा क्या था आपका, जल स्नेही। तो ये देखो ये सिर्फ चिकनाई है, इतना वाला भाग क्या आपका, चिकनाई। ये नेगेटिव सिरा है, आ रहा है ना कुछ याद। ऋणात्मक सिरा कैसा होता है, जल स्नेही या जल विरोधी, ऋणात्मक सिरा कैसा होता है, जल स्नेही। अभी बताया था ऋणात्मक सिरा कैसा होता है आपका, जल स्नेही। अब इसको अच्छे समझ लो, जैसे ही चिकनाई के ऊपर आपने क्या किया, साबुन या डिटर्जेंट लगाया, तो साबुन और डिटर्जेंट में दो भाग थे, एक जल विरोधी था और दूसरा क्या था आपका, जल स्नेही भाग। जो जल विरोधी भाग होगा वो पानी में नहीं घुलेगा, मतलब जल से विरोध कर रहा है, वो जल के पास नहीं आएगा। और जो जल स्नेही भाग होगा वो क्या करेगा, आपके चिकनाई के साथ क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, घुला मिला और एक नया अणु बना लिया, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मिशेल कह रहे हैं। चिकनाई के साथ जो जल विरोधी भाग होता है मिशेल का, वो क्या करेगा, घुल जाएगा। और या कह सकते हैं चिकनाई के साथ जो साबुन और अपमार्जक का जल विरोधी भाग होगा वो घुल के मिशेल अणु का निर्माण बना लेगा, ठीक है, मिशेल अणु का निर्माण कर लेगा। और वो गंदगी थी वहाँ से, जैसे इस एरिया पे गंदगी है, यहाँ से वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही अपन ने साफ पानी डाला तो जो जल विरोधी भाग, जल स्नेही भाग था, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, जल विरोधी। स्नेही भी तो घुल गया, और जो जल विरोधी भाग था उसने क्या किया, जैसे आपने उसमें पानी डाला वो घुलेगा नहीं उसमें, और वो पानी क्या करेगा, उस गंदगी को बाहर निकाल देगा। ये है आपके मिशेल। दोबारा देख लो, एक होता हाइड्रोकार्बन भाग,
जो जल विरोधी होता है मैं लिख देती हूँ हाइड्रोकार्बन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है आपका, हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है, भाग जल का विरोध करता है, ये जल का विरोध करता है। मतलब जल जो साबुन और अपमार्जक होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा ऋणात्मक भाग। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो जल का विरोध करता है, मतलब जल के अंदर घुलेगा नहीं, और जो ऋणात्मक भाग होता है वो जल के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, और ये भाग है किसके, जल विरोधी और जल स्नेही, साबुन और अपमार्जक। ये ध्यान रखो, साबुन व अपमार्जक। अपन ने देखा क्या, इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। जो साबुन और अपमार्जक होते हैं उनमें दो भाग होते हैं, इसको ऐसे समझ लो। साबुन और जो अपमार्जक होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, एक जल स्नेही होता है, चाहे साबुन ले लो एक लेंगे एक टाइम में अपन, साबुन ले लो या सही आप डिटर्जेंट ले लो अपमार्जक, उसके दो भाग होते हैं, एक जल स्नेही और दूसरा जल विरोधी। जल स्नेही भाग कौन सा होगा, ऋणात्मक भाग। भाई अपन ने अभी एक सूत्र लिखा था R, फिर क्या लिखा था RO SO3 NaSO3 ऐसा सब कुछ करके लिखा था। पहले SO3 लिखा था, फिर Na लिखा था, ये धनात्मक भाग और ऋणात्मक। तो एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग क्या हो गया आपका, ये हाइड्रोकार्बन भाग तो ये हो गया आपका। ठीक है, और ऋणात्मक भाग कौन सा आपका, ये भाग, ये क्या आपका ऋणात्मक भाग। तो हाइड्रोकार्बन तो विरोध करेगा और ऋणात्मक भाग क्या करेगा, उससे दोस्ती कर लेगा। ठीक है, तो चिकनाई का जो दाग है, ये चिकनाई का दाग है, ये कौन है आपका, साबुन या अपमार्जक। उसके दो भाग हैं, ये ऋणात्मक भाग और ये हाइड्रोकार्बन भाग। तो हाइड्रोकार्बन भाग कैसा है, विरोध करने वाला, जल का विरोध करेगा, पर चिकनाई के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये भाग इससे मिक्स हुआ, जो विपरीत वाला भाग है उससे आप पानी डालोगे तो वो जो मिशेल अणु का निर्माण, मिशेल किस किस के बीच में होता है, गंदगी और डिटर्जेंट के बीच में, गंदगी और साबुन के बीच में क्या बनेगा, मिशेल बनेगा। जैसे ही आपने साफ पानी डाला और वो बाहर आ जाएगा और आपका कपड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये है इसका पूरे को, इतना समझाओगे तब जाके आपके 3 नंबर मिलेंगे, अगर 3 नंबर का आता है तो। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो भी समस्या हो उसमें से आप पूछ लेना। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, अब यहीं से ले लेते हैं। मिशेल को समझाइए, मिशेल को समझाइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे जो मिशेल है उसका चित्र बनाओगे। मिशेल में कौन कौन से भाग होते हैं, जल स्नेही, जल विरोधी, चित्र का 1 नंबर। और विधि या फिर कह सकते हो उसको समझाने का, इसका ये भाग होता है, ये जल विरोधी होता है, ये जल स्नेही होता है, उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख दोगे तो 2 नंबर का मिल जाएगा। अब मिशेल, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मिशेल को समझाते हुए, मिशेल को समझाते हुए कपड़े से चिकनाई के दाग कैसे हटाएंगे। अब ये क्वेश्चन आएगा आपके 3 नंबर का। ये क्या कह रहा है, मिशेल को समझाते हुए कपड़े से चिकनाई के दाग कैसे हटाएंगे। ठीक है, वो इतना ही लिखेगा और आगे नंबर लिख देगा 3। तो अब क्या करोगे आप, अब सबसे पहले मिशेल का चित्र बनाओगे। ठीक है, उसका सिरा समझाओगे, जल विरोधी कौन सा है, जल स्नेही कौन सा है। फिर जो अभी अपन ने चिकनाई बनाई थी, चिकनाई का दाग बनाओगे, उसमें कैसे क्रियाविधि बताई थी वो सारा समझाओगे, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे।
अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ मिशेल का चित्र बना देते हैं। मिशेल के चित्र के साथ साथ आपको ऐसे, ये आपकी गंदगी है या मेल का स्पॉट है, ये इसमें कैसे क्या बन रहा है आपका, ये सारा समझाओगे। कौन सा जल स्नेही भाग किससे घुला, जल विरोधी भाग ने कैसे कार्य किया, कपड़े की धुलाई कैसे हुई, वो पूरा समझाओगे तो ही 3 नंबर मिलेंगे। अगर चित्र बना के आगे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब देखो, जैसे आपके एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा जो मैं शुरू से बोलती आई हूँ, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, वो ऐसे देगा 1/2 × 3, मतलब 3 सूत्र है और 1 कितने नंबर का है, आधे नंबर का है। और फिर वो बनाएगा ऐसे दामन सोडा, तो आपको दामन सोडे का सूत्र लिखना है। 2 पे क्या है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तीसरे पे दे देगा फिटकरी। चौथे पे दे देगा बेकिंग सोडा। तो जितने लिखोगे उस हिसाब से आपके नंबर आते जाएंगे, ध्यान रखना। ये कितने दिए, 4 दिए तो यहाँ 4 कर देगा, 5 दिए तो 5 कर देगा। इसका मतलब क्या, 1 आधे नंबर का है। अगर आपने 1 सही लिखा है आधा नंबर, 2 सही लिखा है आधा नंबर, 1 नंबर हो गया। तो क्वेश्चन को उधर से भी देखना कि किस हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है एंटासिड क्या है, एंटासिड क्या है। ठीक है, एक उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन बना दिया आपके 2 नंबर का। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एंटासिड क्या है। अगर जठर रस की वजह से पेट में एसिडिटी हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक आपका केमिकल है, एक रसायन है जिसका उपयोग किया जाता है, उसे एंटासिड कहते हैं। और यहाँ किसका एग्जाम्पल लिखोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, उसका सूत्र भी लिखोगे आप, बहुत अच्छी बात है। उसका सूत्र भी लिखोगे और साथ में ये भी बताओगे कि ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका एंटासिड के रूप में। आप मीठा सोडा भी लिख सकते हो, इनो भी लिख सकते हो, पर अपनी बुक में क्या दे रखा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो अपने लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपन इसी को लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन बन गया। और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा लिखिए। अम्ल क्षार की परिभाषा, अगर वो लिख रहा है लिखिए, और यहाँ 1 नंबर दे रहा है तो डायरेक्ट परिभाषा लिखनी है आपको। ठीक है, अगर वो लिख रहा है परिभाषा, परिभाषित ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं रहा है, 2.5 नंबर का भी हो सकता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ ब्रोंस्टेड लोरी की जगह क्या लिख सकता, आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्षार को परिभाषित कर उदाहरण देते हुए परिभाषित कीजिए। तो आपको उदाहरण लिखने हैं। इसके अलावा 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, प्रबल अम्ल के उदाहरण लिखो। प्रबल अम्ल व क्षार के उदाहरण लिखो। क्वेश्चन का पैटर्न बता रही हूँ बेटा, प्रबल अम्ल व क्षार के उदाहरण लिखो। तो आपको उदाहरण लिखने डायरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अम्लराज किसे कहते हैं? अम्लराज या एक्वारेज या अम्लराज किसे कहते हैं? ये 1 नंबर के क्वेश्चन है आपके, इसका उपयोग भी पूछ सकता है वो, ठीक है। अगर थोड़ा घुमाएगा तो वो ऐसे भी पूछ सकता है, अगर किसी देश में H2SO4 की ज़्यादा खपत है, अगर किसी देश में H2SO4 की ज़्यादा खपत है तो आप इससे क्या समझते हैं? तो इससे अपन ये समझते हैं कि जो देश ज़्यादा H2SO4 की खपत करता है, मतलब वहाँ क्या आपके ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ज़्यादा नए निर्माण हो रहे हैं, किसमें आपके फैक्ट्री वगैरह में, और वो देश किस श्रेणी में आ जाएगा, विकास उसमें उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, देखो, अम्ल क्षार के गुण लिखिए, या सबसे महत्वपूर्ण उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, अभिक्रिया को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या समझाओगे? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? या अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और अपने गुण खो देते हैं, इसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। आपकी क्लास बन गई है? चली गई है? मैं चला रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उदासीनीकरण। आप यहाँ किसी से भी रिएक्शन करवा दोगे, H2SO4 प्लस कोई सा भी क्षार ले लो तो क्या बना देंगे अपन? NaSO4 प्लस क्या बना देंगे अपन? वाटर या साल्ट बन जाएगा। तो आप ये सारे उदाहरण इसमें डालोगे तभी आपके क्या आएंगे? नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म है। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछो और साथ साथ में याद भी करो। टाइम बहुत कम है। थैंक यू।